हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे बताया कि यहाँ पे कि ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। तो अर्थ सर्फेस का लगभग 3/4 हिस्सा जो है 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें फ्रेश वाटर काफ़ी कम संख्या में है। ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर सके, जिसको आदमी यूज कर सके, ये काफ़ी कम संख्या में, और वो भी जो है ग्लेशियर के रूप में है, लेक में जमा हुआ है। ठीक है, ग्लेशियर पे है, डिफरेंट लेक्स में है, तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि पीने लायक पानी काफ़ी कम है। ग्राउंड वाटर जो है हमेशा रिचार्ज होते रहता है, वर्षा से, बारिश से रिचार्ज होते रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल वाटर मूव्स विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसलिए पानी को रिन्यूएबल रिसोर्स माना गया है, क्योंकि पानी जो है रिसाइकल होते रहता है। यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देन हाउ इज दैट कंट्रीज एंड रीजन अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो जैसे कि हमें बताया कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी तुरंत अपने आप को रिप्लेनिश करता है, तुरंत अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, और लगभग 75% अर्थ का जो हिस्सा पानी से ढका हुआ है। फिर भी पानी का स्कार्सिटी दुनिया में क्यों हो रहा है? ऐसा माना जाता है कि 2025 आते आते 2 बिलियन पीपल जो है बिना पानी के वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से झेलेंगे, है ना। अभी भी देखा जाता है गर्मी के दिन में इंडिया के डिफरेंट शहर में पानी की कमी हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो तब हम लोग को वाटर स्कार्सिटी का जरूरत, मतलब वाटर स्कार्सिटी के खिलाफ मैनेजमेंट का हम लोग जरूरत पड़ता है। तो गिवन द अबंडेंस ऑफ रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट व्हाट में सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो कह रहे इतना ज़्यादा पानी है, फिर भी हम लोग इमेजिन करके देखते हैं एक बार कि पानी का कमी हो जाए तब क्या होगा। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट विद रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। यदि वाटर शॉर्टेज की जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली समझते हैं कि एरिया में वर्षा नहीं होता होगा, या फिर ड्रॉट, वहाँ पे सुखाड़ बहुत दिन से होगा। हम लोग डेजर्ट के बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मटका में पानी भर के लाया था राजस्थान में, वहाँ के वीमेन के द्वारा, एंड यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रेवलिंग विथ लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबे दूरी ट्रेवल करना पड़ता है। तो ट्रूथ एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। तो ये बात सही है कि पानी का जो एबिलिटी है समय के साथ और जगह पे डिफरेंट होता है। जैसे किसी एरिया में हो सकता है कि साल के 8 महीने पानी आता हो, 4 महीने नहीं आता हो। ठीक है, तो पानी का जो अवेलेबिलिटी है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। और वेरिएशन क्यों आता है? तो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में चेंज होने के कारण। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेज इज कॉल्ड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन। लेकिन अधिकांश केस में जो वाटर स्कार्सिटी, जो पानी का कमी जो है, ओवर एक्सप्लोटेशन के कारण होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप में जो है अनयूजुअल जो पानी का यूज होता है, ज़्यादा दोहन जो होता है पानी का, इसके कारण से वाटर स्कार्सिटी होता है। वेयर इज देयर वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर। तो पूछा जा रहा है कि वाटर स्कार्सिटी आखिर होता कहाँ है। तो हम लोग जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़े यहाँ पे कि फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेटेड सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। तो फ्रेश वाटर को हम लोग 3 जगह से निकालते हैं। प्रेसिपिटेशन से, वर्षा से, जब आसमान से गिरता है पानी। सरफेस रन ऑफ मतलब नदी से, लेक से, झरना से। उसके अलावा ग्राउंड वाटर से। इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया ऑफ रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। तो क्या ऐसा है कि एक रीजन में काफ़ी ज़्यादा पानी है, फिर भी हम लोग वाटर स्कार्सिटी से झेल रहे हैं? तो मैनी ओवर सिटीज है सच एग्जाम्पल। तो हमारे कई सिटीज़ के एग्जाम्पल है। 10 वाटर स्कार्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वाटर स्कार्सिटी जो है एक पॉपुलेशन बढ़ने का भी एक प्रॉब्लम है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इस कारण से वाटर स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम बन के आया है। कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पानी के लिए डिमांड बढ़ेगा। एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, और लोगों का अनइक्वली वहाँ पे पहुँच है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा गहराई तक बोरिंग करके पानी निकाल रहा है। ठीक है, किसी के पास पैसा नहीं है तो बेचारा, मतलब कि उसको पानी की कमी है। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर नॉट फॉर डोमेस्टिक बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूस मोर फूड। तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए, उसको नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और भी डिफरेंट काम के लिए पानी चाहिए। तो उसके अलावा उतने के लिए भोजन का अवेलेबिलिटी कराना पड़ेगा, तो उतना भोजन उत्पादन करने के लिए जो है पानी का जरूरत पड़ेगा। हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। इस तरीके से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करने के चक्कर में पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इरिगेटेड एरिया को एक्सपेंड किया जा रहा है, तरह तरह के ट्यूबवेल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि नाउ इट इज नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप। तो हम लोग को ये जरूरत है, मतलब कि हम लोग को चाहिए कि एक ऐसा फसल डेवलप किया जाए जो कम पानी में ही उत्पादन हो जाए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक मिनट, नेक्स्ट है कि ओन बेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन दैट फार्म्स बट इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। तो जैसे आजकल क्या होता है, तो अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवा दिया जाता है जो रिच फार्मर होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, जिसके कारण से पानी का ओवर एक्सप्लोटेशन आता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, पानी का अंडरग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसका डिक्रीज होता है, जिससे पानी की अवेलेबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज़ादी के बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, जिसके कारण से कई अपॉर्चुनिटी आदमी को मिला है। कई एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में अवेलेबल है आजकल, उनके द्वारा जो है इंडस्ट्री का नंबर बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण से पानी जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है वाटर हमारे रिसोर्स पे, जो हमारे फ्रेश वाटर के रिसोर्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। तो इंडस्ट्री को जो है, इंडस्ट्री को तो पानी चाहिए ही, उसके अलावा इंडस्ट्री को बिजली चाहिए, और बिजली कहाँ से आएगा, पानी से आएगा। इस तरीके से पानी का काफ़ी ज़्यादा दोहन हो रहा है ना। इंडिया में आज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काफ़ी ज़्यादा है, 22% जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से ही हमारे यहाँ बिजली आता है, पानी से ही उत्पादन होता है बिजली का, 22% के लगभग। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो फर्दर एग्रेवेटेड सोसाइटी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल ह्यूमन का लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आज हम लोग का लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है, जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। इस गाँव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा पानी का यूज होता है। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो अभी तक हम लोग पानी के क्वांटिटी पे, मतलब क्वांटिटी के स्कार्सिटी को देखें, है ना। अब वाटर के क्वालिटी का भी स्कार्सिटी होने वाला है, मतलब पानी अवेलेबल है, पीने लायक भी है, लेकिन उसमें कई तरह के पॉल्यूशन मिला हुआ है, जैसे उसमें आर्सेनिक का लेवल बढ़ा हुआ है और भी डिफरेंट पॉल्यूटेंट उसमें बढ़ा हुआ है ना। तो पानी दो तरीके से, वाटर स्कार्सिटी दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब पानी का अवेलेबल नहीं है, पानी ही अवेलेबल नहीं है, और क्वालिटेटिव मतलब क्या हुआ कि पानी अवेलेबल है लेकिन उसका क्वालिटी लो है कि आदमी पी नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न टॉक्सिक स्ट्रीम। तो इंडिया के जितने भी रिवर हैं, खास करके छोटे रिवर, ठीक है, आजकल टॉक्सिक स्ट्रीम में बदल चुके हैं, जहरीले स्ट्रीम में बदल चुके हैं। एंड इवन द बिग वंस लाइक गंगा एंड यमुना, यहाँ तक कि बड़ा रिवर जो है गंगा यमुना, वो भी जो है काफ़ी पोल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, अब वो प्योर नहीं रहता। सॉल्ट ऑन इंडिया रिवर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इंडिया मतलब इंडिया पॉपुलेशन पे क्या क्या खतरा है, इंडिया के रिवर पे क्या क्या खतरा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन होने के कारण, अर्बनाइजेशन ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है दिन पे दिन, इससे जो है इंडिया के रिवर को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन के कारण झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्यू में है ऑलरेडी रियलाइज दैट नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। तो हम लोग को अभी तक ये रियलाइज हो चुका होगा कि हम मतलब कि हो चुका है कि पानी का जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करना चाहिए। हम लोग अपना यदि ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, तो हम लोग यदि अपने फूड मतलब सेफगार्ड चाहते हैं हेल्थ एजेंट से, या फिर फूड सिक्योरिटी चाहते हैं, तो हम लोग को जो है पानी को बचाना चाहिए। तो उसके लिए कई तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट किए गए हैं, जैसे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर पानी को कंजर्व करे तो कैसे करें, है ना। तो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ये शो करता है, मतलब कि इंडिया में, ठीक है, कि पानी को हम लोग कई तरीके से स्टोर करते थे। जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट इरा में, ठीक है, इलाहाबाद के पास एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है, जो गंगा रिवर के फ्लड वाटर को रोकता था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक एंड इरीगेशन सिस्टम एक्सटेंसिवली बिल्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एरिया के समय, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे इंडिया के, तो उस समय जो है कई डैम और यहाँ का इरीगेशन सिस्टम को मजबूत किया गया। एविडेंसेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरीगेशन वर्क आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग यानी उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। यहाँ से भी कई तरह के इरीगेशन वर्क प्रोजेक्ट का हम लोग को निशानी मिलता है पुराने ज़माने में भी। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। तो भोपाल को झीलों का शहर बोला जाता है, याद रखिए, भोपाल को झीलों का शहर बोला जाता है, लेक, सिटी ऑफ लेक बोला जाता है। तो भोपाल में जो लेक बनाया गया था उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा लेक था। ठीक है, 14th सेंचुरी में हौज खास बनाया गया था दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, जो पानी अवेलेबल कराता था सीरी फोर्ट एरिया को। सीरी फोर्ट दिल्ली में है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वाटर द डैम्स एंड हाउ दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो डैम क्या होता है और ये हम लोग को कैसे मदद करता है पानी कंजर्व करने में, मैनेज करने में। तो डैम ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर डेट कुड बी यूज लेटर फॉर इरीगेटेड एग्रीकल्चर फील्ड। तो डैम को ट्रेडिशनली बनाया जाता था, ठीक है, काफ़ी पहले से बनाया जा रहा है बांध को, ऐसा कोई नया सिस्टम नहीं है। ठीक है, उसका डैम का यूज़ किया था रेन वाटर को कंजर्व करके रखने के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि उससे बाद में खेती में इरीगेशन, मतलब खेतों में पानी पहुँचाया जा सके। लेकिन आजकल डैम का सिर्फ इसी पर्पस से यूज़ नहीं होता, इरीगेशन पर्पस से आज भी बनाया जाता है, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है घरों में, इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, फ्लड कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा फिर इनलैंड नेविगेशन होता है, फिश ब्रीडिंग होता है, वहाँ पे मछली पालन होता है। तीसरा से डैम को आजकल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नाम दिया जाता है। ठीक है,
तो इसके कारण जैसे एग्जांपल के देख सकते हैं कि इन द सतलज ब्यास रिवर बेसिन द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वाज इन बीइंग फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोटेक्शन एंड इरिगेशन। तो भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम है, याद रखिए। भाखड़ा यहाँ, नांगल यहाँ, थोड़ा दूर पे है, मुश्किल से लगता है 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए दोनों को एक साथ यूज कर लिया जाता है। तो भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, मैप में आप देख सकते हैं। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। उसी तरह से हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है महानदी में, उड़ीसा में, ठीक है, ऊपर आई थिंक इसी का मैप यहाँ दिया है, इसका डायग्राम, ठीक है, हीराकुंड डैम है। तो इसका भी यूज किया जाता है फ्लड कंट्रोल में, वहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया था, ये याद रखिएगा। डैम क्या है? तो डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, जैसे पानी यदि नदी में ऐसे से नदी बह रहा है तो यहाँ पे एक दीवार बना दिया जाए तो क्या होगा, इधर पानी का लेवल बड़ा हो जाएगा, मतलब ऊंचा हो जाएगा। इधर डैम काफ़ी ऊंचा बना दिया तो पानी का इधर रुक जाएगा, और उस पानी को फिर धीरे धीरे खोला जाए तो क्या होगा, पानी काफ़ी स्पीड से फ्लो करेगा। वहाँ पे टरबाइन नचा करके हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं, मतलब बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जब पानी इधर ज़्यादा हाइट तक बढ़ेगा तो इधर एक रिजर्वायर क्रिएट हो जाएगा, एक लेक इधर क्रिएट हो जाएगा, उसमें मछली पालन किया जा सकता है, उसमें नाव चला करके टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है, इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डैम का इस तरह से कई तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पोएम दिया गया है, ये हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, इसलिए बताया गया है कि दामोदर रीजन में, दामोदर जो बंगाल का सौरव बोला जाता है, तो उसी के बारे में बताया कि दामोदर के द्वारा क्या क्या नुकसान किया जाता है उस एरिया में, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको भादू सॉन्ग के नाम से जाना जाता है उस एरिया में। इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट थ्रेट स्क्रूटनी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज हाल फिलहाल के वर्षों में जो है जो बड़े बड़े डैम हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो। तो डैम बनाने से क्या होता है, रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उस पर बाधा पहुंचता है, जिसके कारण से सेडिमेंट जमा हो जाता है, मिट्टी जो लाया जाता है नदी के द्वारा वो जमा कर दिया जाता है, मतलब कि उसका नेचुरल जो फ्लो उसको रोक रहे हैं, तो कुछ तो उसका निगेटिव इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग डिफिकल्ट टू एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। तो डैम बन जाने से क्या होता है, तो जो उसमें जो मछली वगैरह पाए जाते हैं और नेचुरली जो मछली पाए जाते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, ठीक है, उनके माइग्रेशन को प्रॉब्लम होता है। द रिजर्वायर डेट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स। तो फिर जो रिजर्वायर क्रिएट किया जाता है इधर, जैसे नदी को यहाँ रोका गया तो जब पानी इधर के एरिया में घुस जाता है तो उधर गाँव को खाली करवाना पड़ता है। गाँव तो खाली हो जाते हैं लेकिन लोग अपना ज़मीन तो साथ लेकर नहीं जा सकते ना, तो उन लोग को काफ़ी नुकसान, डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ता है। एक बड़ा एरिया पानी के अंदर डूब जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लार्ज डैम्स आल्सो बीन कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो ऐसे प्रोजेक्ट के कारण ऐसे मूवमेंट, कई तरह के मूवमेंट हुए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी आंदोलन, ये सब काफ़ी उस पर इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट हैज प्राइमरीली बीन ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो ये सब प्रोजेक्ट का विरोध क्यों होता है, तो लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेसमेंट के कारण वहाँ के जो लोग, रहने वाले लोग हैं, उनको भारी संख्या में दूसरे जगह सेटल होना पड़ता है। लोकल पीपल ऑफन है टू गिव देयर लैंड। उनको अपना ज़मीन छोड़ना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो परहैप्स द लैंड ओनर, लैंड फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर। तो बताया जा रहा है कि लोकल पीपल तो छोड़ देते हैं वहाँ का शहर, ठीक है। जहाँ पे मान लीजिए कि डैम इधर बन रहा है तो इधर पूरा एरिया डूबेगा, तो इधर गाँव के लोग जो शहर अपना छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो डैम बनने से बेनिफिट किसको होता है, तो जो बड़े किसान हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको उस डैम से पानी मिलने वाला है ना, और अर्बन सेंटर, ये सब को फायदा होता है, लोगों को नुकसान होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सेव नर्मदा, एक NGO बनाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से, ठीक है। तो जो ट्राइबल पीपल, फार्मर और इन्वायरमेंटलिस्ट, ये सब का ग्रुप था। सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर पे गुजरात में, उसके अगेंस्ट में ये था। इट वॉज नली फोकस ऑन इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्रीज दैट वुड सबमर्ज अंडर द डैम वाटर। तो जैसे जब बांध का पानी गांव में चला जाता है तो उसके अंदर जो पानी में, मतलब कि उस गांव में जो भी पेड़ पौधे थे वो भी डूब जाते हैं, तो उनके डूबने के कारण पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो ओरिजिनली नर्मदा बचाओ आंदोलन का ध्यान इसी पे था, पेड़ डूब रहा था उस पर था, लेकिन अपना जो फोकस चेंज भी किया, मतलब अपना मेन टारगेट उसका पेड़ पौधा था, लेकिन उसके साथ बाद में जो है वो अपना फोकस पुअर सिटीजन, वहाँ का रहने वाले जो लोग थे, ट्राइबल पीपल, उन पे भी किया कि ये लोग जो है सफ़र करेंगे, है ना, इनको माइग्रेट करना पड़ेगा। ऑफन टू द सर्वाइवर रिहान टोल्ड अस दे एक्सेप्ट देयर सफरिंग एज सक्सेस। रिहान डैम एक बनाया गया था, उसके एग्जांपल से देख करके लोग बोल रहे थे कि रिहान डैम में भी जो बच गए थे, ठीक है। रिहान डैम के कारण जो, रिहान डैम कौन से नदी पे है यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो रिहान डैम जो है जब बना था तो उस समय भी इसी तरह का काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, इस कारण से नर्मदा बचाओ आंदोलन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट है
सरदार सरोवर डैम के बारे में, ये गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा रिवर पे गुजरात में बनाया गया है। दिस इज द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट, इसमें 4 स्टेट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर डैम जो है ये पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा गुजरात के एक बड़े एरिया में, लगभग 10,000 गाँव में, राजस्थान के 124 गाँव में, ठीक है। इरीगेशन आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन, इरीगेशन के कारण बहुत सारे रीजन का क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए कि जहाँ पे ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप, वहाँ पे ऐसे फसल उगाए जाते हैं जो पानी, जिसमें पानी का ज़्यादा ज़रूरत हो। जहाँ कम पानी है तो वहाँ पे कम पानी वाला फसल उगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब इरीगेशन के डेवलपमेंट से क्रॉप का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, ठीक है। क्रॉप वहाँ पे कौन सा फसल रोपा जाता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट सेटअप किया जाता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो जैसे बांध बनाए गए, जैसे अभी हम लोग देखें कि इस बांध में 4 स्टेट को बेनिफिट हो रहा है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर ये चारों लड़ जाए कि हम लोग पानी को शेयर करने के लिए, कि हमको इतना पानी चाहिए, वो कहेगा हमको इतना पानी चाहिए, ठीक है। इस पे मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, इस डैम पे जो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है टूरिज्म के कारण, इस पे जो पैसा आ रहा है टूरिज्म के कारण, उसके कारण जो पैसा आएगा उसके बंटवारे के लिए लड़ाई हो जाए, तो उसके लिए जो एक इंटर रिवर डिस्प्यूट है, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कमीशन सेटअप किया जाता है। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफ़ी फेमस है, 4 स्टेट के बीच में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी, 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में। तो ये बताया कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट ड्यू टू ऑब्जेक्शन रेज बाय कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के कारण कृष्णा गोदावरी प्रोजेक्ट डिस्प्यूटेड में रहता है हमेशा। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्सन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, बांध बना करके कुछ पानी को डाइवर्ट किया गया, इसलिए गोदावरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो गवर्नमेंट है इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट उठाते रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कई तरह का डिस्प्यूट है, जैसे ब्यास नदी पे भी डिस्प्यूट है। आप यहाँ पर रिवर मैप में देखेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद टेहरी प्रोजेक्ट यहाँ पे है, सलाल प्रोजेक्ट यहाँ पे है चेनाब रिवर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नदी का एक इंडस नदी यहाँ से निकलती है, उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और यहाँ ब्यास है, ठीक है। उसके बाद इधर गंगा नदी है, यमुना नदी उसमें मिल जाती है। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी जो है इधर से चंबल है, बेटवा है, सोन गंगा की है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे एक नरौरा पावर प्लांट है। उसके बाद फिर कोटा में कोटा बैराज है, यहाँ पे एक डैम है। उसके बाद राणा प्रताप सागर और गांधी सागर दोनों राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद रिहंद डैम है, जिसके बारे में हम पूछ रहे थे, आई थिंक रिवर यहाँ दिख भी गया, ठीक है। रिहंद डैम है, तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइए रिहंद डैम कौन नदी पे। उसके बाद तिलैया डैम है, यहाँ पे झारखंड में पड़ता है। उसके बाद मैथुन डैम है, पंचेत डैम है, दोनों वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आता है। हीराकुंड डैम है जो महानदी पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं सरदार सरोवर डैम, जिसके बारे में अभी लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जो मूर्ति बनाया गया सरदार पटेल का, ठीक है, इसी डैम के आसपास है। नेक्स्ट है उसके बाद फिर परवरा डैम जो है यहाँ पे। उसके बाद कोयना डैम है, कोयना डैम में ही महाराष्ट्र जो पानी डाइवर्ट कर रहा है, जिसके कारण से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को दिक्कत हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ तुंगभद्रा रिवर पे है, तुंगभद्रा रिवर रिजर्वायर। नागार्जुन सागर कौन सा नदी पे है, दिख ही रहा है, कृष्णा नदी पे है, ठीक। उसके बाद फिर मेटूर डैम है, एक केरला में पड़ता है। और पेरियार डैम है, एक केरला में पड़ता है, नहीं सॉरी, आई थिंक मेटूर डैम तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। पेरियार डैम केरला में पड़ता है। उसके अलावा इधर उतना ज़्यादा डैम नहीं बनाया गया नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो मेन जो डैम इंडिया में था, जो अभी रिवर प्रोजेक्ट था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और भी याद रखिए कौन सी नदी कहाँ फ्लो करती है, जैसे यहाँ पे कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी नदी यहाँ पे फ्लो करती है। उसके बाद 9th क्लास में हम लोग रिवर सिस्टम काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, है ना। यहाँ पे तुंग और भद्रा दोनों नदी मिलकर तुंगभद्रा नदी बनती है। उसी से कृष्णा नदी यहाँ पे है, कृष्णा नदी है, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम पेनार है, इस पेनार नदी है, एक गोदावरी रिवर है, ठीक है। ये पेन गंगा रिवर है, इधर से वेन गंगा दोनों आती है, पेन गंगा और वेन गंगा दोनों मिल करके फिर गोदावरी में मिल जाती है। ये हीराकुंड में महानदी रिवर है वाला जो है। उसके अलावा फिर यहाँ गंगा नदी यहाँ पे आती है, यहाँ पे फड़क्का है, फड़क्का में 2 पार्ट में टूट जाती है, एक नीचे चला जाता है, एक पद्मा के रूप में बांग्लादेश चला जाता है, नीचे हुगली के रूप में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बेटवा रिवर है, ठीक है, ये चंबल रिवर है, ये जो है चंबल रिवर है, और ये आई थिंक केन रिवर है। उसके बाद नर्मदा और तापी 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो बड़ा है वो गंगा नदी है, उसमें घाघरा, गंडक, सॉरी गंगा रिवर यहाँ से है, घाघरा है, गंडक है। उसके बाद शारदा रिवर है, इसमें मिल जाती है। यहाँ पे एक काली रिवर आपको मिलेगा, ये जो रिवर आपको दिख रहा है, ये जो रिवर है ये काली रिवर है। इंडिया और नेपाल का बाउंड्री जो है काली रिवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ कोसी रिवर है, इसको बिहार का शोक बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लगभग सारे रिवर को देखें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सैंगपो बोला जाता है, इंडिया में जैसे ही इंटर करता है इसको दिहांग बोला जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। इधर से एक लोहित आती है जो इसके ट्रिब्यूटरी है, और ब्रह्मपुत्रा जब इधर जाती है तो यहाँ के बाद इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से पद्मा, दोनों पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के डिफरेंट रिवर के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे देखें। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक मिनट, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू द प्रोजेक्ट एरोज ड्यू टू द फेलियर ऑफ अचीव द पर्पसेज फॉर द बिल्ड। तो ऑब्जेक्शन जो एरोज होता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के यदि कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसका मेन रीज़न है कि बांध को जिस पर्पस से बनाया जाता है उस पर्पस पूरा नहीं हो पाता है। जैसे टारगेट किया जाता है कि हम 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे, उत्पादन होता है 300 मेगावाट, है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं डैम बनाने से फ्लड कंट्रोल होता नहीं है। मतलब कि जैसे हम लोग 2 साल पहले केरला में जो फ्लड देखे थे तो यहाँ पे एक डैम था इडुक्की डैम, ठीक है, केरला में इडुक्की डैम है। वो जो है अपने कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लो हो गई थी, भर गई थी, जिसको खोलना पड़ा था, तो उसके कारण और ज़्यादा तेज़ी से बाढ़ आ गया है ना। डैम के अंदर सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, सेडिमेंट जमा हो जाता है मतलब कि बांध वाले एरिया में, ठीक है। मोर ओवर बिग डैम है मोस्टली अनसक्सेसफुल, ज़्यादातर जो बड़ा डैम है उसको अनसक्सेसफुल देखा गया है, खास करके फ्लड कंट्रोल करने में। जब ज़्यादा बारिश हो जाता है तब जा करके बांध के खिलाफ जो है प्रदर्शन होता है, ऑब्जेक्शन राइज होता है, ठीक है। उसके अलावा देखा जाता है कि हैवी, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया था, बांध के कारण ही आया था। द फ्लड हैव नॉट ओनली डेवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। सेडिमेंटेशन आल्सो मीन दैट फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट। सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम भी होता है, बाढ़ के अंदर बांध जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट नीचे जमा हो जाता है, जिसको रेगुलरली साफ़ नहीं किया जाता, जिसके कारण से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करके हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं। तो मैनी थॉट हैव बीन गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एज वाइबल अल्टरनेटिव बट सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। तो बता इन एंशियंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो एंशियंट इंडिया में भी कई तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे। देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो वहाँ पे भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था एंशियंट इंडिया में भी। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रीजन, तो रेनफॉल के बारे में, सॉइल टाइप के बारे में लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा गहराई में नॉलेज था, ठीक है। कई तरह के टेक्निक लोगों के पास थे ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए, रिवर वाटर को और फ्लड वाटर को कंजर्व करके रखने के लिए। इन हिल्स एंड माउंटेन्स एरियाज पीपल बिल्ड डाइवर्सन चैनल लाइक गूल्स एंड कूल, तो हिल और माउंटेन एरिया में गूल और कूल बनाया जाता था, ठीक है। वहीं वेस्टर्न हिमालय वाले एरिया में एग्रीकल्चर के लिए मतलब कि पीपल जो है गूल और कूल बनाते थे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस इन स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलर राजस्थान, तो राजस्थान में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो काफ़ी कॉमन था। बंगाल के फ्लडप्लेन वाला इलाके एरिया में वहाँ पे भी वाटर कंजर्वेशन काफ़ी कॉमन था, ठीक है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड इन मॉइस्चर। तो उसके बाद जैसे जैसलमेर में खादीन बनाया जाता था, राजस्थान में जोहाट्स बनाया जाता था, तो ये सब जो है पानी के कंजर्व करने का नया नया तरीका था वहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, पानी को हार्वेस्ट किया जा रहा है इस तरीके से। आजकल जो है इस तरह का छतरी सही एक तरह का, उस समय जब ये इमेज बनाया गया होगा तो आई थिंक ये कार्टून समझ के ही बनाया होगा, लेकिन कई रेलवे स्टेशन पे या फिर कई एयरपोर्ट पे खास करके आपको इस तरीके का मिलेगा जब भी आप बाहर बड़े एयरपोर्ट पे जाएंगे, खास करके विदेशों में सीन कॉमन है, ठीक है। इस तरीके का सीमेंट का बनाया जाता है, इसको आई थिंक इन्वर्टेड अम्ब्रेला बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। और यहाँ पे पानी कंजर्व होता है, ये पाइप होता है, इस पाइप के सहारे पानी जो है चैनल में डिफरेंट चैनल के थ्रू फ्लो कराया जाता है, ज़मीन के अंदर तक ये पाइप रहता है और इसमें कंजर्व होकर जाता है, ठीक है। तो और इसमें नीचे इसका कई तरीके से यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या किया जाता है कि इस तरह का रहता है और यहाँ पे बॉल वगैरह लगा दिया जाता है, लाइटिंग, तो लाइटिंग पर्पज़ का भी यूज हो गया है ना। इस बॉल में जैसे एक लाइट लगा दिएगा तो इससे लाइट भी हो रहा है और इधर एक लगा दिएगा छाता, जिसके कारण से पानी भी कंजर्व हो रहा है। तो ये कॉमन है, मतलब कि अभी इंडिया में कॉमनली नहीं देखने को मिलता है। इंडिया में भी कई रेलवे स्टेशन पे है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और बाहर में विदेशों में ये सीन कॉमन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, खास करके एयरपोर्ट पे। इंडिया में भी कई एयरपोर्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान पार्टिकुलर इन बीकानेर फलोड़ी एंड बाड़मेर ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक और टंका, तो राजस्थान के कई इलाके में पानी स्टोर करने के लिए टंका जो है बनाया जाता था अंडरग्राउंड। द टैंक कैन बी लार्ज एज बिग रूम, तो टैंक जो है बड़ा भी होता था छोटा भी होता था, ठीक है, और काफ़ी गहरा होता था। टंका वेर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टंका को रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि छत से इस तरीके से जोड़ दिया था। तो यह टंका का आप देख सकते हैं, ठीक है, टंका का ही सीन है, इस तरीके से यहाँ पे पानी कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है।
तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है काफ़ी पुराने ज़माने से कोई नया वाटर कंजर्वेशन का टेक्निक नहीं है, मतलब कि इंडिया में वाटर कंजर्वेशन का जो ट्रेडिशन है काफ़ी पुराने ज़माने से है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रेन वाटर और पलार पानी इज कॉमनली रेफर टू इन दिस पार्ट इज कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो उस एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में पलार पानी बोला जाता है, रेन वाटर को राजस्थानी लैंग्वेज में पलार पानी बोला जाता है, ठीक है, जो उसको काफ़ी प्योर माना जाता है और अधिकांशतः घर में उधर टंका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग। तो शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। चेरापूंजी जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होता है, चेरापूंजी और मानसी नाम में, ठीक है, जो शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। फिर भी शिलोंग को पानी का कमी झेलना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए शिलोंग में चीज़ कॉमन है रेन वाटर हार्वेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड लोकल कंजर्व वाटर, ठीक है। तो अब इंडिया में कई जगह रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु में एक नेसेसरी बनाया गया है कि कोई भी आदमी यदि घर बना रहा है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम उसमें डेवलप करना जरूरी, उसको बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, इसमें एक विलेज का केस स्टडी दिया गया, गेंडाथूर एक विलेज है कर्नाटका में, ठीक है, वहाँ पे विलेजर के द्वारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंस्टॉल किया गया अपने घर में। 200 घर इस तरीके का सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, जिसके कारण से वहाँ पानी का समस्या जो था दूर हो गया है, ठीक है। वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट, अभी जो बोल रहे थे अभी बता भी दिए गए, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी, है ना, कंपलसरी बनाया गया हर घर के लिए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं बनाएगा तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक सिस्टम दिखाया गया कि बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो मेघालय में एक बहुत पुराना एक इरीगेशन सिस्टम है यहाँ पे, अबाउट 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स। It prevalent about 18 to 20 liter of water center for bamboo pipe system and got transported over 100 of meters and finally reduced to 20-80 drop per minute site of the plant। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं, बम्बू को इस तरीके से काट के इसमें प्लांटेशन इस तरीके से, और जहाँ पेड़ है वहाँ पे एक छेद कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, जहाँ पेड़ वहाँ पे छेद कर दिया जाता है, वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन की तरह इस तरह से पटवन होता है, इस तरह से पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है। जहाँ पेड़ नहीं वहाँ पे छेद नहीं किया जाता है, तो पानी इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे छेद कर दिया जाए, जिससे पानी वहाँ पे पेड़ के पास गिरता है और वहाँ पे इरिगेशन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि इसको स्क्रीनशॉट ले करके, है ना, ये तीनों क्वेश्चन का, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।